हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम। आप चाहे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो या फाइनल के हो, आप सभी के लिए ये 5 टिप्स हेल्पफुल हो सकती है आपकी एग्ज़ाम में। सर, ये टिप्स किससे रिलेटेड है मैं आपको पहले बता देता हूँ। हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तब एग्ज़ाम में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जैसे कौन कौन सी? सर, हम पूरा पढ़ के गए थे, सारा हमने पढ़ा था, लेकिन एग्जाम का पेपर जैसे ही याद में आया हम सारी चीज़ें भूल गए। सेकंड, जैसे ही हमने पेपर ओपन किया, एक पेशेंट टफ देख लिया, तो सर जो आता था वो भी हम भूल गए और कुछ लिख नहीं पाए। सर, हमें क्वेश्चन का आंसर तो सही से पता था, हमने लिखा भी, फिर भी मार्क्स नहीं मिले। तो ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो हम एग्ज़ाम में फेस करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो अब एग्ज़ाम के एक वीक पहले इन 5 टिप्स को आपको फॉलो करना है और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम भी इसको फॉलो करना है, जो कि मैंने खुद अपनी एग्ज़ाम में भी फॉलो की थी और काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वही हमें माइंड मेकअप करना है एग्ज़ाम के जस्ट एक वीक पहले। तो सर, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है? आइए वन बाय वन मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी बात आपके साथ डिस्कस करता हूं, जो कि एलोन मस्क जी की है। एलोन मस्क काफ़ी सारे फेमस पर्सनालिटी है, जो सभी लोग उसे जानते हैं। उसने एक दिन बोर्ड मीटिंग बुलाई, जितनी भी कंपनीज थे सारे एमडीज को बुलाया, सभी मैनेजर को, और उन सबको बताया ये जो बात आपके साथ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ वो हमारी एग्ज़ाम में मैंने अप्लाई की थी, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो इसे। सबको बुलाया और उन सबको कहा कि आप एक पेपर लो, पेन लो और उसमें लिखो कि 10 साल बाद आप हमारी कंपनी को कहाँ पे देखना चाहते हो। 10 साल के बाद हमारी कंपनी आज जहाँ पे है, जैसे 1000 करोड़ का टर्नओवर है, तो आप अगले 10 साल के बाद हमारी कंपनी को कहाँ पे देखते हो, किस ऊंचाई पे देखते हो। सभी लोग जाओ, वर्किंग करके आओ और इन 10 सालों में हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए तो हम वो टारगेट को अचीव कर पाए। सभी मैनेजर गए, सभी ने अपनी अपनी वर्किंग की। सर, हमें हमारी कंपनी में ये चेंज करेंगे तो हमारा सेल्स इतना बढ़ जाएगा, प्रॉफिट इतना बढ़ जाएगा, 10 साल के बाद हमारी कंपनी यहाँ पे होगी, टॉप 10 में होगी, वर्ल्ड में इतना हमारा सेल होगा। तो सारे मैनेजर अपनी वर्किंग लेके आए और सब ने अपनी वर्किंग दिखाई। एलोन मस्क जी ने कहा फिर कि नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग, अब आप सोचना शुरू करो कि जो 10 साल बाद वाला गोल आप अचीव करने वाले हो, उस गोल को आप 1 साल में कैसे अचीव करो। मतलब जो आपने ये सारी स्ट्रेटेजी बनाई जो कि हम 10 साल के बाद अचीव करने वाले हैं गोल, अब इसको देखो, उसको सोचो और ऐसे सॉल्यूशन निकालो कि 1 साल के बाद इस गोल को कैसे अचीव करा जाए। नाउ सारे लोग सोचने लग गए। नाउ इस छोटी सी स्टोरी को हम अपनी एग्जाम में कैसे अप्लाई करने वाले हैं मैं आपको अब बताता हूँ कि सर, हमारे पास गोल है ऑलरेडी। हमारा गोल है एग्ज़ाम को क्लियर करना, एग्ज़ाम को क्लियर करना। नाउ हमारे पास लिमिटेड टाइम है, जो कि एलोन मस्क जी ने पहले 10 साल बोले, बट फिर बोला कि अब इसको 1 साल में अचीव करो। तो नाउ इन शॉर्ट उसका कहने का यही मतलब था कि शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना हाई परफॉर्मेंस करो, इतना अच्छा परफॉर्मेंस करो कि वो 10 साल बाद वाला गोल भी आप अभी अचीव कर पाओ। एटलीस्ट आप 80% तो उसके पास पहुंच जाओगे। तो नाउ इस 5 टिप्स में आपको मैं वही बताने वाला हूं कि जो आपका गोल है उसको आप कैसे अचीव कर पाओगे, शॉर्ट टाइम में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या करना चाहिए तो हम अपने गोल को अचीव कर पाए। आइए टिप्स नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सर, काफ़ी हेल्पफुल होगी, जो मैंने खुद एग्ज़ाम में भी फॉलो की थी, आपको भी करनी चाहिए और आप अपनी भी टिप्स फॉलो कर सकते हैं। बट ये मेरी टिप्स है जो मैंने अप्लाई की थी और काफ़ी सब बच्चों को मैंने बताई है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला है। तो सोचा कि सबके साथ शेयर कर दूँ तो काफ़ी सबको फ़ायदा हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन टिप्स। और टिप्स नंबर 1, रिवाइज टॉपिक विच कंप्लीटेड। मतलब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँगा कि मैं पहली टिप्स में क्या बताना चाहता हूँ।
मान लो आपने डीटी का सिलेबस 60% ही कंप्लीट किया है। अभी 10 तारीख को आपकी एग्जाम है, 10 दिसंबर को, अभी आपका 60% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ है। तो सर 60% सिलेबस को ही रिवाइज करो, जो टॉपिक नहीं हुए हैं उसको छोड़ दो, अभी नया टॉपिक मत स्टार्ट करो। क्योंकि एग्जाम में हमारा पेपर 130 मार्क्स का होगा। आपने 60% किया है तो आप उसका 130 कर लो, तो भी आपने अप्रॉक्स 80 मार्क्स के आसपास प्रिपरेशन हो गई है आपकी। तो जो पार्ट नहीं आता है उसको अभी लीव कर दो, जो आता है उसके ऊपर फोकस करो और उसको अच्छे से रिवाइज करो। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं आता, मतलब जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, वो तो आपको नहीं आने वाला, सही बात है। बट जो टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है, अगर वो भी आप नहीं सोल्व कर पाओगे तो डबल डिप्रेशन में चले जाओगे। इसीलिए टिप्स नंबर 1 मेरी वही है कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा हो उतने सिलेबस को ही रिवीजन करो। 60% हुआ है, 50% हुआ है या 80% हुआ है या तो 100%, जितना परसेंटेज सिलेबस कंप्लीट हुआ है उन टॉपिक्स को वापस अच्छे से रिवाइज करो। और एक एग्जांपल आपको दे दूं, सपोज मान लो कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा तो कॉस्टिंग में मार्जिनल ही छूट गया है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही छूट गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। सर एक टॉपिक तो आपने किया है ना, उसके अलावा तो पूरा आपने किया है ना। स्टैंडर्ड मार्जिनल 30%, बट 70% तो आपने पढ़ा होगा ना। छोड़ दो उसे, लीव कर दो। जितना पढ़ा है उसको 2 बार रिवाइज कर लो अच्छे से। अभी जितनी चीज़ें पढ़ी है उसको 2 बार रिवाइज कर लो अच्छे से। तो टिप्स नंबर 1 मेरी वही रहेगी कि आपको जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, जो जो टॉपिक पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना चाहिए, ये दिसंबर 1 से पहले। ओके। सेकंड टिप्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर राइटिंग प्रैक्टिस। सर कैसे करें, टाइम ही नहीं मिलता, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम रिवीजन में इतना टाइम चला जाता है कि हम पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते हैं। तो मैं आपको सर एक छोटी सी बात याद दिला देता हूँ कि हम 12th की एग्ज़ाम थी ना, उससे पहले हमें एग्ज़ाम उतनी हार्ड नहीं लगती थी। जब 12th की एग्ज़ाम देने जाते थे तब इतना प्रेशर नहीं होता था हमारे ऊपर, हम इतने प्रेशर में नहीं जाते थे एग्ज़ाम देने। क्यों? उसका रीज़न क्या था सर? एग्ज़ाम के पहले ट्यूशन में ही हमारे पास उतनी प्रैक्टिस करवा लेते थे, हम पेपर लिखते थे 25 से 30 तो पेपर लिख चुके होते हर सब्जेक्ट के। तो वही चीज़ जो बेसिक 12th में फॉलो करते थे ना, सेम चीज़ यहीं पे फॉलो करनी है, जो मैंने भी की थी, और आपको बता देता हूँ कैसे करना है आपको। सर आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है 10 दिसंबर से। आप इंटर के स्टूडेंट हो या फाइनल, दोनों आप फॉलो कर सकते हो इन चीज़ को। क्या करना है सर हमें बता दीजिए आप। अभी अभी से मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ सारा, पेपर प्रैक्टिस कैसे करनी है। सर आपके एग्ज़ाम का टाइम इंटरमीडिएट के हो तो सुबह 10 बजे होगा और फाइनल के स्टूडेंट हो तो 2 बजे होगा। तो आपको क्या करना है, अभी आप 1 दिसंबर से आपको क्या करना है, 1 बाय 1 एक एक पेपर उठाना है। जो भी आपका एग्ज़ाम का टाइम है, जैसे 1 दिसंबर आई, आपकी एग्ज़ाम का टाइम है, आप इंटर के बच्चे हो तो 10 बजे, सुबह 10 बजे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ, एक सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करो, पेपर लिखने बैठ जाओ। डीटी का पेपर हो, आईडीटी का पेपर हो, लॉ का पेपर लो, व्हाट्सोएवर जितनी भी आपने पढ़ाई की है, आपको क्या करना है, पेपर डाउनलोड करना है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। पेपर डाउनलोड करो और सोल्व करना स्टार्ट करो। 2 पेपर सोल्व करने हैं, 2 पेपर स्टार्ट करना है। टॉपिक एमसीक्यू होंगे, उसके बाद लेंथ वाले क्वेश्चन होंगे। तो इन डिटेल आपको आंसर नहीं लिखना है, बट आपको वो क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे लेट सपोज आपने लिया कॉस्टिंग का पेपर, कॉस्टिंग में दिया है एमसीक्यू दिए, तो एमसीक्यू का आंसर लिखने की ट्राई करो। बट कौन से टाइम पे, जब एग्जाम होगी आपकी, जैसे इंटर के हो तो 10 बजे ही पेपर लेके बैठ जाओ। 10 से लेके 1 बजे तक मैं पेपर ही लिखूंगा 1 दिसंबर। व्हाट्सोएवर सब्जेक्ट का ले लो, 10 से लेके 1 बजे तक आप इंटर के हो तो पेपर ही लिखना है। फाइनल के बच्चे हो 2 से लेके 5 बजे तक मुझे 2 पेपर लिखने हैं, 2 पेपर सोल्व करने हैं। बस यही एक गोल रखो आप। जैसे ही पेपर सोल्व हो जाए, अब पेपर में से आपको आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा सर आपको? पेपर आप सोल्व करोगे तो जो टॉपिक आपने पढ़े हैं वो तो आप अच्छे से कर पाओगे, और उसमें कुछ कुछ जगह पे डाउट होगा आपको कि सर ये पॉइंट में मुझे यहाँ पे आके अटक गया था,
यहाँ से मुझे आगे फॉर्मूला में भूल गया था, यहाँ से आगे मुझे आंसर याद नहीं आ रहा था। तो वो जो टॉपिक जो भी आपको प्रॉब्लम होती है उन सबको तब भी उसको क्या कर लो, रिवीजन कर लो। सबसे अच्छा तरीका, सबसे बढ़िया, कि जो टॉपिक आपने प्रैक्टिस किए, जो आपने पढ़ाई की थी, 60% सिलेबस कंप्लीट किया था, उनका आपने पेपर भी सोल्व कर लिया, पेपर सोल्व कर लिया, और तब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी आपने आइडेंटिफाई कर ली, और वो टॉपिक भी उसी दिन आप 1 दिसंबर को ही क्या कर लो, रिवाइज कर लो। तो आपका 1 से लेके 7 तक, जैसे आप बोथ ग्रुप की एग्जाम दे रहे हो, तो 7 दिनों तक पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो एनवायरमेंट बनेगा ना, जो एग्जाम के दिन, तो वो भी आपको क्या हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा। वरना होता क्या है, हम जैसे ही 10 तारीख आती है, डायरेक्ट 10 तारीख को ही हम पेपर देखते हैं, मतलब एग्जाम के दिन ही हम पेपर को फेस करते हैं, और देख के ही डर जाते कि ओ इतना टफ पेपर, इतना टफ पेपर। बट वो डायरेक्टली उसको नहीं देखना है, क्योंकि उससे 10 दिन पहले आप पेपर को देख के आए हो, पेपर को सोल्व करके आए हो, तो आपको 50% प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आप रोज उसकी राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो और उसी टाइम पे करते हो, 2 से लेके 5 बजे तक, या तो इंटर के हो तो आप 10 से लेके 1 बजे तक वही टाइम पे आप प्रैक्टिस करते हो। तो ये सेकंड टिप्स है हमारी। आपको क्या करना है, फर्स्ट, और शेड्यूल आप कोई भी बनाओ, 8 पेपर है, 8 की प्रैक्टिस करनी है, और सबसे लास्ट में लो का पेपर रखना अगर आप फाइनल के बच्चे हो, और आप इंटर के बच्चे हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रखना। बोथ ग्रुप देने वाले हो तो जो भी आपका फर्स्ट पेपर है उसको लास्ट में प्रिपरेशन करो, क्योंकि उसके बाद जस्ट आपका पेपर होगा, इसलिए, और कोई उसके पीछे मोटिव नहीं है। 1 बाय 1 पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस करो आप, ये काफ़ी अच्छी टिप्स है। तो आप एक कंफर्ट जोन में चले जाओगे, और पेपर लिखना आपका रोज की रूटीन एक्टिविटी बन जाएगी। 2-2 पेपर आप लिख के आए हो, एग्जाम के दिन तीसरा लिखना है, बस कॉमन टॉपिक। ओके, तो ये सेकंड टिप्स थी। नाउ चलते हैं थर्ड टिप्स, जो एग्जाम में काफ़ी सारी हम गलतियां करके आते हैं और फिर खुद को ही ब्लेम करते हैं। क्या गलती करते हैं सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया जिसको हम सोल्व करते रहे, आता था। जैसे मैं एग्जांपल दूं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन सर मुझे आता था, मैं सोल्व करने गया, सोल्व करता ही रहा, सर 1 घंटा चला गया, कभी पता ही नहीं चला मुझे। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो एग्जाम में हम करते हैं। जो टॉपिक टिपिकल होता है उसको पहले पकड़ लेते हैं, और उसको में आता है उसको सोचते रहते हैं, और क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं। तो सर ये भी गलती हमें नहीं करनी है, तो ये भी एक आपके लिए टिप्स है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये भी पॉइंट समझाना चाहूँगा कि कैसे मैंने अपने एग्ज़ाम में ऐसे किया था हैंडल। फाइनल का एक एग्जांपल देता हूँ, फिर एक इंटरमीडिएट का देता हूँ। SFM, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस मैनेजमेंट, उसमें टॉपिक्स आते हैं, कैपिटल बजटिंग आता है, लीज एंड हायर परचेज आता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव, फॉरेक्स। तो जो भी क्वेश्चन पेपर में वेटेज होता है 50% फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव आता है, और 50% बाकी के सारे टॉपिक्स आते हैं। डेरिवेटिव के क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो स्टार्टिंग में ही आप ब्लैंक हो जाओगे, मतलब वो क्वेश्चन आप सोचना पड़ेगा, उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करूँ, कैसे इसका आंसर हो, क्या पूछा है इसमें, कौन सी मेथड हमें पूछी है, ब्लैक एंड स्कॉल मेथड पूछी है, कौन सी मेथड पूछी है। तो ये सारा सोचने में और उसका आंसर करने में ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, जिसपे हमें टाइम देना पड़ता है। तो प्रायोरिटाइज मैंने ऐसे किया था कि मैं एग्जाम में जैसे ही मेरा पेपर आता है, तो मैं डेरिवेटिव और फॉरेक्स के क्वेश्चन स्टार्टिंग के 2 घंटे तक देखूंगा ही नहीं। मैं उन क्वेश्चन को ही देखूंगा जो मैंने प्रिपरेशन की है। जैसे कैपिटल बजट का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको आंसर करने वाला हूँ फर्स्ट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन होगा तो मैं फर्स्ट उसको ही आंसर करूंगा। म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन होगा तो उसको ही मैं पहले सोल्व करने वाला हूँ। जब मेरे 2 घंटे में इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं देखने वाला हूँ डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स के क्वेश्चन, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग लगता है और उसमें ईगो हर्ट हो गया हमारा कि इसको तो मैं करके ही रहूँगा, तो फिर हमारा एग्जाम का टाइम कहाँ पे निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो एग्जाम में ये ईगो हर्ट नहीं करना है। टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करो हर एक सब्जेक्ट में, कि ये टॉपिक में सोल्व करने बैठूंगा, अगर टिपिकल हुआ तो टाइम लग जाएगा इसमें,
जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट भी रिलेट कर पाए और फाइनल के भी कर पाए। जैसे कॉमन सब्जेक्ट ले लेते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में होता क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मस्त वाले, और सबको ऑलमोस्ट आते हैं, किसी को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आता है, किसी को मार्जिनल कॉस्टिंग का आता है। बट सर एग्जाम में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक आप बाद में सोल्व करो, उससे पहले जो जो टॉपिक है वो सारे इजी टॉपिक है, उसको पहले सोल्व कर लो। क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आप सोल्व करने में फंस गए तो आपका आधा एक पौना घंटा कहाँ पे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए कॉस्टिंग का पेपर आया है तो सबसे पहले देखो मटेरियल का क्वेश्चन कहाँ पे है, लेबर का क्वेश्चन कहाँ पे है, ओवरहेड का कहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कहाँ पे है, प्रोसेस का कहाँ पे है, बजट का क्वेश्चन कहाँ पे है। इन सारे क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन कर लो उसके बाद उसको पकड़ो, उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन देखो और उसके बाद स्टैंडर्ड का देखो। तो आपको थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स ध्यान में रखनी है कि प्रायोरिटाइज द क्वेश्चन को प्रायोरिटी देनी है आपको, कि जो क्वेश्चन आते हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है उसको हम पीछे सोल्व करेंगे, भले ही मार्क्स उसके ज़्यादा क्यों ना हो। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, आपने स्टार्टिंग में पकड़ लिया चलो मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फुल कॉन्फिडेंस से मुझे आता है, 100% क्वेश्चन मुझे आता है, तो अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, पहला टाइम पूरा आपका बर्बाद हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में जो कि होता है 8 से 10 मार्क का, आप सोल्व करने में पूरा टाइम दे दोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, और होगा 10 मार्क का, अगर उसमें भी छोटी सी गलती हो गई तो पूरा आंसर गलत, तो आपका टाइम भी जाएगा और मार्क्स भी जाएंगे। इसलिए उसको बाद में करो, जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले करो। थर्ड थिंग थी, मैं आपको रिवाइज करवा दूं, पहला रिवीजन कितना करना है, अगर 60% सिलेबस पढ़ा है तो 60% करो। सेकंड, पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस 1 दिसंबर से ही स्टार्ट कर देनी है आपको। जब आपका टाइम है, इंटर में हो फाइनल में हो, 10 बजे और 2 बजे पेपर लिखने बैठ जाओ, 2 पेपर लिखने हैं। जो पढ़ा है उसमें अगर डाउट होता है कि भाई ये मैंने स्टैंडर्ड का कॉस्टिंग किया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, और मुझसे इस जगह पे आके मैं अटक गया, तो उसकी बुक निकालो, वापस प्रैक्टिस कर लो, 3-4 क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जो टॉपिक आपने नहीं की है, उसका क्वेश्चन नहीं आता है, छोड़ दो, वैसे भी नहीं आने वाला है और उसको प्रिपेयर करने का अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है। सपोज ले लेते हैं एग्जांपल पीजीबीपी आपने नहीं पढ़ा है आपने, और उसका पेपर सोल्व कर रहे हो और एग्जाम के पेपर में आपको पीजीबीपी नहीं आ रहा है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है तो कहाँ से आएगा। जो टॉपिक पढ़ा है उसको ही रिवाइज करो, उसके ही पेपर राइटिंग प्रैक्टिस करो और उसी को सोल्व करो, क्योंकि एग्जाम में जो पढ़ के गए हो उसके आंसर तो आपको 80 to 90% तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए कि ये सही है। और थर्ड, मैंने अच्छी टिप्स बताई आपको, प्रायोरिटाइज द क्वेश्चन की प्रायोरिटी बताओ कि इसको मैं पहले सोल्व करूंगा, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, इसको बाद में करेंगे, तो अच्छा खासा आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाए 60 या 70 मार्क्स का, उसके बाद ही इसको अटेम्प्ट करो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को। नेक्स्ट, फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, डू ओनली नो योर आंसर 80%। सर इसका मतलब क्या हुआ, सर ये काफ़ी सिंपल बात है कि जो आता है वही लिखेंगे हम, खाली फालतू में गलत आंसर लिखने में हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। जैसे मैं बताते जाऊं, मैंने अपना पेपर कैसे सोल्व किया था, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन आता है फाइनल में, ग्रुप 3 में, तो मैंने पढ़ा था इंटरनेशनल टैक्सेशन, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी, ये 3 टॉपिक मैंने अच्छे से कवर किए थे। तो मेरा पहले से ही डिसाइड था कि जैसे 10 MCQ आते हैं, एक MCQ का 2 मार्क्स होता है, और बाकी हमारे 80 मार्क्स की जो पीछे वाला पोर्शन है वो होता है, जिसमें बड़े क्वेश्चन होते हैं 8 या 2 मार्क के, 8 मार्क 10 मार्क 5 मार्क वैसे क्वेश्चन आते हैं, 15-15 मार्क के 7 क्वेश्चन, उसमें से मुझे 5 अटेम्प्ट करने थे। तो मैंने क्या किया, MCQ अटेम्प्ट किया, जो MCQ आता है उसका आंसर लिख लो, नहीं आता उसको छोड़ दो, तभी के तभी उसमें दिमाग ही मत लगाओ, जो आपने पढ़ा है, जो आपको आता है उसका आंसर लिख दो, अदरवाइज जो नहीं आता उसकी स्पेस रख दो। MCQ 1 आता है, लिख दिया मैंने आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, सेकंड नहीं आता स्पेस लगा दो उसकी, थर्ड आता है थर्ड का लिख दो,
फोर्थ आता है फोर्थ लिख दो, 10 में से 5 या 7 तो आपको आते हैं, उसको लिख दो। बाकी जो नहीं आता उसके पीछे 1 मिनट भी वेस्ट मत करना। पढ़ के आपको पता चल गया कि ये नहीं आता है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। सेम वे बड़े क्वेश्चन। अब बड़े क्वेश्चन में होता क्या है, पीछे 7 में से 5 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, 2 क्वेश्चन होते हैं। जैसे 9 मार्क का क्वेश्चन दे दिया और 6 मार्क, दोनों का आपको अटेम्प्ट करोगे तो 15 मार्क मिलेगा। तो होता कि 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, नहीं आता है, 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो अब सर इसमें क्या करें, किसको छोड़े और किसको लिखे। सर अगेन मैं वही बात बोलूंगा, 9 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता है, लिख दो आंसर नंबर 1, उसमें फर्स्ट करके उसकी स्पेस रख दो। जो 6 मार्क का क्वेश्चन आता है अच्छे से आंसर लिखो। अगेन सेकंड क्वेश्चन पे जाओ, जो आता है जितना आता है उतना लिखते जाओ। अब इससे होगा कि आपका पेपर जैसे ही आप ऐसे करते जाओगे ना, तो 60 या 65 मार्क्स का ऐसा आएगा, जो चीज़ें आपको आती है और आपने वो अच्छे से लिख दी है, और जो नहीं आता उसकी स्पेस रख दो। अभी बाद में अगर टाइम बचा तो उसको लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। इंटरमीडिएट में आपका 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट होगा, फाइनल में आपका पेपर 70 मार्क्स का भी अटेम्प्ट हो जाए तब भी बड़ी बात है। मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन मतलब डीटी का पेपर 65 या 70 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया था मैंने, हार्डली 70 मार्क्स का ही अटेम्प्ट हुआ मुझसे, फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स है उसमें। तो उसका एक ही रीज़न था, सर जो आता है उसके पीछे ही मैंने टाइम वेस्ट किया, मतलब टाइम इन्वेस्ट किया। जो नहीं आता था उसमें गप्पे मार के कोई आपको 1 मार्क्स भी नहीं देने वाला। 9 मार्क्स का नहीं आता है लीव कर दो, 6 मार्क्स का आता है लिख दो, 6 मार्क्स तो मिल जाएंगे आपको एटलीस्ट। मुझे इंटरनेशनल टैक्सेशन आता था, 40 मार्क के 4 क्वेश्चन पूछ लिए, 8-8 मार्क के 4 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने अच्छे से लिखा, विथ प्रोविजन अच्छे से आंसर लिखा मैंने, और काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले मुझे उसमें। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपका 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट हो ही। आपका अगर 70 मार्क्स का पेपर आपने लिखा है और काफ़ी अच्छे से लिखा है, जो मैं बता रहा हूँ जो आता है वही लिखा है, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस है और आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे एग्ज़ाम को। तो ऐसा माइंडसेट निकाल दो कि हमें 100 मार्क का पेपर ही अटेम्प्ट करना है अपनी एग्ज़ाम में। 100 मार्क का आपका अटेम्प्ट नहीं होगा तो भी टेंशन नहीं लेना है, बट जितनी भी चीज़ें आप ये 3 घंटे में लिखोगे वो वही लिखना जो आपको आती है वही। पीजीबीपी आपने सपोज, मैंने पीजीबीपी को लीव कर दिया था, पीजीबीपी नहीं पढ़ा था डायरेक्ट टैक्सेशन में, तो पीजीबीपी का क्वेश्चन देखा तो मैं आंख बंद करके आगे बढ़ गया कि मैंने क्या पढ़ा है, इंटरनेशनल टैक्सेशन डीटी टेबल एंड ट्रांसफर प्राइस, उसका क्वेश्चन दिखेगा तो ही मैं उसको सोल्व करूंगा। तो जैसे ही पेज घुमाते गए 3 क्वेश्चन मुझे दिख गए, मैंने उसका आंसर अच्छे से लिख दिया 1 घंटे में। जो क्वेश्चन का आंसर आता है वही आपको लिखना है। नहीं किया है, जो टॉपिक आपने छूट गया है, जो आप पढ़ नहीं पाए हो, उसका क्वेश्चन दिखे तो क्रॉस करके आगे बढ़ जाओ, क्रॉस करके आगे बढ़ जाओ। अदरवाइज होता क्या है कि हम जो नहीं आता है उसको पढ़ते हैं, उसमें से सोचते हैं कि एक आध पॉइंट हमें आता होगा तो हम इसको करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसमें ही हमारा टाइम क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है एग्जाम में। एग्जाम के पेपर में इंटरमीडिएट में हमारा 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट होता है, हम कर लेते हैं, बट आप फाइनल के बच्चे हो, फाइनल में नहीं होता है, ये एक फैक्ट है। मेरा खुद का नहीं हुआ था, आपका भी हो जाए तो अच्छा है। अगर आप 100 मार्क का लिख पाते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी चांसेस है फिर भी, बट लिखना वही है जो आपको आता है, जिसमें आप 80% 90% श्योर हो, वही चीज़ है। जो आप पढ़ के गए हो उसका क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना है। लास्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, सर हमने पहले टिप्स नंबर 1 में हमने रिवीजन भी कर लिया, टिप्स नंबर 2 में हमने पेपर की प्रैक्टिस भी कर ली, हमें कौन से टॉपिक प्रायोरिटी में करने हैं एग्जाम में उसका भी हमने शेड्यूल बना लिया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा तो हम बाद में करेंगे, मटेरियल लेबर ओवरहेड काफ़ी इजी होता है, हम पहले कर लेंगे, फिर हम जो आता है वही करेंगे, जिसमें हम 80% श्योर होंगे, वही टिप्स हम फॉलो करने वाले हैं। लास्ट जो हम काफ़ी गलती करते हैं कि जो आता है उसी का आंसर लिखते हैं और उसमें ही हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। सर क्यों ऐसा, क्यों मार्क्स नहीं मिलते? सर जो हमारा आंसर होता है ना वो परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट हमें आंसर लिखना है परफेक्ट। सर अब परफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? इंस्टीट्यूट तो कहीं पे भी मार्क काट लेता है, पॉइंट के पीछे हमने 2 डिजिट नहीं लगाए फिर भी काट लेता है मार्क्स।
तो परफेक्ट आंसर मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ आप वो सोचें। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा रेवेन्यू रिकग्निशन, कि हम कब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उसकी 4 कंडीशन दी है। 4 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो हम क्या करते हैं, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, अदरवाइज उसको पोस्टपोन कर देते हैं। 4 कंडीशन क्या है आपको पता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाना चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी चाहिए, डिलीवरी हो जानी चाहिए। ये 4 कंडीशन है जो मैं ऊपर से आपको बता रहा हूँ। इन शॉर्ट आपको 4 कंडीशन याद होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया, मेरे इंटर में भी आया था, फाइनल में भी आया था। आपको एक केस स्टडी देंगे कि भाई मिस्टर ए है, उसने एक शॉप पे एक चीज जाके परचेज की है, लेट सपोज फर्नीचर कुछ परचेज किया है और पैसे भी दे दिए हैं, बट अभी डिलीवरी नहीं ली है और अभी वो जो चीज़ है वो शॉप में ही पड़ी है। तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब इसका आंसर लिखना है हमें। बच्चे कैसे लिख के आते हैं, यस वी रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, क्योंकि पैसे दे दिए हैं तो अब ओनरशिप किसकी हो गई, मिस्टर ए की हो गई, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। 2 लाइन का आंसर लिख के आ जाते हैं। सर मैंने तो सही आंसर लिखा था फिर भी मार्क्स नहीं मिला। आपको आंसर इस तरह से नहीं लिखना है। सेकंड, फाइनल वाले बच्चों के लिए भी एक एग्जांपल दे देता हूं, जो कि अभी मैंने एग्जाम दी थी, उसमें एक मस्त वाला क्वेश्चन पूछा था। इंटरनेशनल टैक्सेशन में एक टॉपिक आता है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग में एक टॉपिक है, ट्रांसफर प्राइसिंग में एसोसिएट एंटरप्राइज का एक टॉपिक है कि हम एसोसिएट एंटरप्राइज कब कहे जाएंगे। तो उसके 15 पॉइंट दिए हैं डेफिनेशन के, कि अगर ए कंपनी ए लिमिटेड इंडिया में है, बी लिमिटेड बाहर है, तो बी लिमिटेड में अगर 26% से ऊपर शेयर परचेज कर लेती है तो वो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाती है। तो ऐसी डेफिनेशन दी जाती है, हर एक एलएलपी के केस में अलग अलग है। काफ़ी सारे 15 पॉइंट दिए हैं। सेम टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सर ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड में 30% शेयर होल्ड करती है, तो एसोसिएट एंटरप्राइज है या नहीं बताओ, 1 मार्क्स। तो मुझे खाली इतना ही लिखना था कि भाई हाँ एसोसिएट एंटरप्राइज है, वहां पे लिख देता यस एसोसिएट एंटरप्राइज है, तो मार्क्स मिल जाता। एक नहीं सर नहीं मिलेगा ऐसे, क्यों, क्योंकि हमें वहां पे पूरा आंसर परफेक्ट आंसर लिखना है, परफेक्ट आंसर। अब बताता हूं मैं परफेक्ट आंसर क्या होगा इन दोनों पॉइंट में। फर्स्ट बढ़ते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्वेश्चन। एग्जाम में रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्वेश्चन 2-2 मार्क्स करके 4 पॉइंट बना देंगे और 8 मार्क का क्वेश्चन रख देंगे। तो आपको उसका आंसर स्टेप वाइज लिखना होगा। फर्स्ट पैरा में आपको प्रोविजन लिखनी पड़ेगी कि एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 या तो जो भी नंबर है उसका, वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होंगी तभी हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज उसको हम पोस्टपोन करेंगे। फिर 4 कंडीशन आपको लिखनी है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाना चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी चाहिए, पैसे आ जाने चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ रिकवरी होनी चाहिए। ये 4 कंडीशन लिखनी है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है कि इन द अबोव केस, जो हमें केस दिया गया है क्वेश्चन में, तो उसमें ए लिमिटेड ने पैसा दे दिया है, सब कुछ कर दिया है, चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम नीचे कंक्लूजन में लिखेंगे थर्ड पैरा में, यस वी कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू बिकॉज अबोव 4 कंडीशन आर फुलफिल। अगर ये 4 में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वहां पे लिखेंगे वी आर पोस्टपोन द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू बिकॉज द थर्ड कंडीशन आर नॉट फुलफिल। तो ये होता है परफेक्ट आंसर। सेम वे इंटरनेशनल टैक्सेशन का भी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड में 30% होल्ड करती है, तो वो एसोसिएट एंटरप्राइज है या नहीं। अब उसका आंसर पता है कि हाँ एसोसिएट एंटरप्राइज है क्योंकि 26% से ज़्यादा होल्ड कर रही है। तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे सर? उसका आंसर लिखेंगे, पहले प्रोविजन लिखेंगे, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन व्हेन एनी कंपनी होल्डिंग शेयर मोर देन 26% up to या तो more than 26% of any foreign company, then we can recognize both company are associate enterprise। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे इन द अबोव केस
A Limited hold 30% share in the B Limited. So, as per the provision of international taxation, we can say that the above A Limited and B Limited are associate enterprise because A Limited hold 30% share. तो ये होता है परफेक्ट आंसर। आपको इस तरह से आपको प्रोविजन भी लिखनी है और उसका केस भी समझाना है और उसका कंक्लूजन भी देना है, तब जाके आपको 1 मार्क्स या तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। बट सारे हम गलती क्या करके आते हैं, जो मैंने भी की थी, कि हम खाली आंसर लिख के आते हैं कि हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे, या तो एसोसिएट एंटरप्राइज है या नहीं, वो करते हैं। इसलिए वैसा नहीं करना है। कोई भी टॉपिक लो, लॉ हो, अकाउंटिंग हो, फाइनेंस हो, आपको क्या करना है, पहले पूरी प्रोविजन आपको समझानी है। सेक्शन नहीं याद है तो लीव कर दो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर नहीं याद है तो छोड़ दो, खाली एज पर दी प्रोविजन करके लिख दो। बट आपको क्या करनी है, पहले प्रोविजन लिखनी है, फिर ऊपर कौन सा केस है वो डिस्कस करना है, देन आपको कंक्लूजन देना है। तो ये 3 स्टेप में आपका परफेक्ट आंसर बनेगा। तब अब एग्जामिनर होगा जो चेक करने वाला, उसको कंपलसरी आपको मार्क्स देने ही पड़ेंगे। भले ही आपने 60% पेपर अटेम्प्ट किया हो, बट ये सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए इस तरह से आप अगर पेपर लिखोगे तो आप 100% श्योर है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड लास्ट एक और चीज़ बता देता हूँ, परफेक्ट आंसर की बात चल रही है तो परफेक्ट आंसर में हम डीटी में काफ़ी प्रॉब्लम करके आते हैं, इंटर के स्टूडेंट हो या फाइनल के हो। डीटी में मान लो आपको सैलरी का क्वेश्चन पूछा, कैपिटल बजट का क्वेश्चन पूछा, अदर इनकम का क्वेश्चन है, डिडक्शन का है, कोई भी क्वेश्चन है, आप क्या करते हो, आंसर का सॉल्यूशन कर देते हो, या तो मेट का है, एएमटी का है, आंसर का आप सॉल्यूशन कर देते हो, बट उसकी नोट्स नहीं लिखते हो। सर एक एक पॉइंट के ऊपर आपको नोट लिखना कंपलसरी है, आपको नोट लिखनी है। जैसे पीजीबीपी का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, 10,000 के ऊपर केस रिसीव है तो अलाउड नहीं करते हैं, तो आपने वहाँ स्टेटमेंट में भी तो डिसअलाउड कर दिया है कि 10,000 20,000 डिसअलाउड, क्योंकि केस में रिसीव हुआ है इसलिए नहीं अलाउ होगा। बट उसके नीचे आपको नोट भी लिखनी पड़ेगी, नोट डिसअलाउड क्यों होगा उसकी नोट लिखनी है, उसमें प्रोविजन लिखनी है। केस पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, केस रिसीव अप टू 10,000 आर अलावेबल, मोर देन 10,000 इज डिसअलावेबल। तो वो आपको नोट्स लिखनी है। तो हर एक पॉइंट पे आपको क्या करना है, नोट्स लिखनी है। जैसे गुडविल का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, फाइनल के बच्चों के लिए भी बता देता हूँ, गुडविल का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, वैल्यूएशन ऑफ शेयर का, तो उसमें गुडविल वैल्यूएशन करते हैं। तो गुडविल वैल्यूएशन करते वक्त हम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में हम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं, वो फटाफट अपने कैलकुलेशन करते जाते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, और आंसर कर देते हैं, आ गया गुडविल। बट उसकी एक नोट भी लिखो, नोट करके लिखो, व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल वी कैन नॉट कंसिडर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। फिर हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर के लिए कैलकुलेट करते हैं तब उसको ऐड करते हैं, तो वहाँ पे अगेन नोट लिखनी है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर वैल्यूएशन वी कैन कंसीडर द नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो वो नोट्स लिखना कंपलसरी है, तभी आपका आंसर होगा वो परफेक्ट होगा। तो ये गलती ना करें, खाली आंसर लिखोगे तो वर्किंग नोट जैसा लिखेगा, वैसा नहीं करना है। आप जितने भी राइटर या ऑथर को फॉलो करते हो तो देख लेना, आंसर के बाद आपको नोट्स दिखने मिलेगी, तो वो नोट्स सारी लिखनी कंपलसरी है। नोट्स में क्या लिखना है, अजम्पशन होंगे, जो प्रोविज़न होगी वो सारी आपको नोट्स में लिखनी है कंपलसरी। तो ये 5 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, और जो मैंने भी फॉलो किया था और मेरा काफ़ी अच्छे से पेपर गया था। कोई हेजिटेशन नहीं रखनी है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, कोई लोड नहीं लेना है। आपकी एग्ज़ाम अच्छी जाने वाली है, आपके सारे पेपर अच्छे जाने वाले हैं, भले ही आपने 60 या 70% सिलेबस कंप्लीट किया हो। आपको क्या करना है, इन 5 टिप्स को फॉलो करना है। अगेन मैं आपको सिंपली ब्रीफ कर देता हूँ 5 टिप्स के बारे में। सर टिप्स नंबर 1 हमारी क्या थी, सर हमें जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से अभी तक रिवाइज कर लेना है। फिर 1 दिसंबर से हम पेपर लिखना स्टार्ट कर देंगे 10 बजे अगर इंटरमीडिएट के बच्चे हो, 2 बजे अगर फाइनल के बच्चे हो। टॉपिक्स को लिखो, पेपर सोल्व करो, उसमें जहाँ जहाँ जो भी आपने पढ़ा है उसमें कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है तभी के तभी आप उसको क्या कर दो, रिवाइज कर दो, तो आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सेकंड, प्रायोरिटाइज टॉपिक करते जाएंगे हम।
कि कौन सा क्वेश्चन हम पहले अटेम्प्ट करेंगे, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करेंगे। तो ये भी एक हो गई अच्छी सी टिप्स। टिप्स नंबर 4, जो आता है वही लिखेंगे, खाली जो नहीं आता उसके पीछे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर टाइम लास्ट में बचता है तो उसको आप पढ़ो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो। अगर कोई पॉइंट का आंसर आता है तो आप उसको अच्छे से लिखो। एंड लास्ट, फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, क्या आपको एग्जाम में परफेक्ट आंसर लिखना है विथ प्रोविजन के साथ। खाली ऊपर ऊपर से वर्किंग नोट लिख के नहीं आनी है। अकाउंट्स के क्वेश्चन है तो आपको नोट्स लिखनी है, डीटी के क्वेश्चन है तो नोट्स लिखनी कंपलसरी है, और प्रोविजन लिखना कंपलसरी है, आईडीटी का या तो लॉ का पेपर हो। तो ये सारे टॉपिक्स, ये जो 5 टिप्स थी उसको आपको एग्जाम में ध्यान रखना है और काफ़ी हेल्पफुल होगी एग्जाम में। ओके, नाउ अगर आपको कनेक्ट होना हो अक्षय एकेडमी के साथ तो आप कनेक्ट भी हो सकते हो। यहाँ पे आपको ग्रुप्स दिए गए हैं। अगर आप इंटरमीडिएट के बच्चे हो तो व्हाट्सएप की लिंक आपको नीचे दी गई है, आप इंटरमीडिएट का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का भी है और व्हाट्सएप का भी है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट्स होता है तो ग्रुप में पोस्ट कर दो, आपका डाउट सोल्व हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे वहाँ पे हैं, तो कोई ना कोई अभी प्रिपरेशन कर रहा है तो आपका क्वेश्चन वो सोल्व कर देगा। और अगर फाइनल के बच्चे हो, कोई टॉपिक पे आप अटक जाते हो, क्वेश्चन डाल दो ग्रुप में कि ये क्वेश्चन किसी को आता हो तो सोल्व कर दो। अकाउंट्स का क्वेश्चन है तो मैं भी बता दूंगा, जब मुझे टाइम मिलेगा, मैं फ्री हूँ तो मैं भी रिप्लाई कर दूंगा। बट सब यहाँ पे हमारी ग्रुप स्टडी होगी, और यहाँ पे आके सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड ही डिस्कस करना है। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसी पॉइंट को यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। अदरवाइज और कोई यहाँ पे चैटिंग वगैरह नहीं अलाउड है। सिर्फ क्वेश्चन डालो, आंसर मिल जाएगा। उसके अलावा चैटिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। सिर्फ एग्जाम और सीए में ओरिएंटेड ही बातें हम यहाँ पे करेंगे, और कोई टॉपिक हम डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पे। सेम वे टेलीग्राम का भी ग्रुप है और व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो ये कुछ थी हमारी एग्जाम से रिलेटेड टिप्स जो मैंने आपको बताई, जिसको आप अच्छे से फॉलो करना, आपका पेपर अच्छा जाएगा। और अगर टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकॉन पे हिट कर देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की लिंक भी आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।